नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक्स। और ये मुझे पहले से ही पता है कि ये कई बच्चों के लिए एकदम सिर दर्द की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसको समझना समझना मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जिस जगह पे पढ़ाई करते हैं वहां पे उनको उस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है कि वो डेली से रिलेट करके चीज़ों को समझ पाए इकोनॉमिक्स में। ठीक है। और मैं पूरे भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको जीडीपी में, जीएनपी में, एनडीपी में और एनएनपी में, जो कि इकोनॉमिक्स में अगर कोई कुछ पढ़ता है, जैसे पहले छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले मम्मी कहना सिखाया जाता है, पापा कहना सिखाया जाता है। ठीक है। उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करेंगे तो चाहे किसी को कुछ भी ना याद हो लेकिन ये जीडीपी टर्म तो याद ही रहता है। ठीक है। और आज भी मैं इस बात को बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अभी भी बहुत सारे बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है। ये जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जो कि ये इकोनॉमिक्स का एकदम बेस है। ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जिन भी दोस्त को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये कैसे भरोसा कर लूं कि वो इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर स्कोर करके लाएंगे। और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से भी, ये आप सबको अच्छे से पता है। ठीक है। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करें ज्योग्राफी का, वो हम इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड समझेंगे, कुछ बेसिक बातें। ठीक है। और मैं इस बात का एकदम आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि ये क्लास करने के बाद आप लोगों को अगर इकोनॉमिक्स से प्रेम ना हो जाए तो फिर कहना। ठीक है। आज आप लोग समझेंगे कि वास्तव में जीडीपी क्या है, आप उसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके समझ पाएंगे। ठीक है। और आज के बाद फिर आप लोग को ना तो इकोनॉमिक्स से लेकर कभी डर लगेगा और ना ही आपको ये जीडीपी कभी परेशान कर पाएगा। ठीक है। तो चलिए, दिल थाम लीजिए, आसानी से अपने चेयर पे बैठ लीजिए। जो मेरे दोस्त रजाई में सोकर देखेंगे, ठंडे के महीने में, अभी तो फिलहाल गर्मी चल रही है, तो जो भी मेरे दोस्त सोकर देख रहे हो तसल्ली से बैठ जाएं अपने ही बेड पर। ठीक है। दीवार के सहारे या फिर अपने टेबल पे आके बैठ जाएं और इस क्लास को शांति के साथ करें। ठीक है। देखिए कितना मजा आएगा आपको आज जीडीपी समझने में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर ये जीडीपी है क्या। जीडीपी का फुल फॉर्म सभी लोग पहले से पढ़े हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्त? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस जो वर्ड होता है, यहां पे मैं एक चीज अब लिखते जा रहा हूं यहां पे। हाँ, ये ग्रॉस जो टर्म है, ग्रॉस, उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं इन शब्दों को का अलग अलग मतलब समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए ये जो ग्रॉस का मतलब होता है, ये होता है संपूर्ण, यानी जिसको हम बोलते हैं पूरा। अभी इसको भी और अच्छे से समझाऊंगा कि आके अभी तो मैं सिर्फ शब्दों को लिख रहा हूं कि यहाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। एक एक शब्द के ऊपर आज हम पीएचडी करेंगे, समझ लीजिए। ठीक है। कि आज के बाद कभी भी आप लोग को इसको लेकर डरना तो बिल्कुल नहीं है, जब तक ब्रिजेश सर यहाँ पे है, जब तक आपका ये दोस्त यहाँ पे है। ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। आज हम लोग इस घरेलू वर्ड का मतलब इकोनॉमिक्स में कैसे समझते हैं, इकोनॉमिक्स में इसका क्या रेंज है, किस किस चीज को हम घरेलू बोल सकते हैं, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल एकदम तसल्ली से बैठे रहना, आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो डाउट्स आपके दिमाग में पहले से आते हैं ना, वो सारी चीजें मैं आप लोग को बिना बोले ही आपको समझा दूंगा आज, इस बात का भरोसा रखिए। ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती हो, एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज तक। ठीक है। और इसके बीच में जितनी भी सारी चीजें बनती हो, ठीक है, वो सब के सब क्या कहलाएंगी? प्रोडक्ट कहलाएंगे। अब देखते हैं जो ये ग्रॉस यानी संपूर्ण, इसी को आप लोग एक और दूसरा नाम सुनोगे सकल।
ये शकल है, शकल का मतलब संपूर्ण। ये शक्ल वाला नहीं है जिसको फेस बोलते हैं, जिसको चेहरा बोलते हैं, ये वाला नहीं है, ध्यान रखना। नहीं आप लोग उससे मैच करने लगो कि ये शकल क्या लिखा है। तो ये शक्ल है और ये शकल है, मतलब संपूर्ण। ठीक है, अब संपूर्ण का क्या मतलब है मैं आप बता रहा, आगे देखिए यहाँ पे। अभी मैं सिर्फ इन शब्दों का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जीडीपी पे तो आएंगे, लेकिन उसके पहले उसकी सारी बारीकियों को समझनी है। जैसे मैंने बोला ये संपूर्ण, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान बनाया, एक मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक बिस्कुट, ठीक है, बिस्किट लिखते हैं या बिस्कुट ही, चलो मैं बिस्किट बोलते हैं लेकिन मैं बिस्कुट लिख रहा हूं क्योंकि गांव में तो हमारे यही बोलते हैं, बिस्किट बोलते हैं वैसे जी, बिस्किट। मैं बिस्कुट लिखूंगा अपनी पसंद से, ठीक है। कौन सा ये पेपर में पूछ लेगा यूपीएससी के कि बताओ स्पेलिंग सही है या गलत है, जब पूछ लेगा तो बिस्किट लिखना आप लोग। मैं तो बिस्कुट बता दे रहा हूँ समझाने के लिए, अच्छा भी लगता है ना, बचपन में बोलने बहुत ज्यादा बिस्कुट बिस्कुट, पार्ले जी। अब सुनिए, इसको बनाने के लिए एक कंपनी को ढेरों सारी चीजें करनी पड़ती है, एक मशीनरी लगानी पड़ती है, आपको कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। और कुछ उसमें से टूटता फूटता भी रहता है, कुछ लॉसेज होती है, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। तो सारी चीजों को जब आप कंसिडर करते हो, कहीं कहीं पे आप जैसे मान लो कुछ टैक्स भी देते हो, कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, हर एक चीज को मिलाकर जब आप अपने पूरे रेवेन्यू को, इनकम रेवेन्यू का मतलब जो आपका पूरा प्रोडक्ट बना उसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हो, उसमें सारे पहलू होते हैं। आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, आपने जो ब्याज होता है या सब्सिडी होता है, या फिर जो टूट फूट में जो आपका पैसा लॉस हुआ, जो भी आपने अलग से खर्चा किया है किसी भी चीज को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट, ध्यान रखना यहाँ पे प्रोडक्ट इसीलिए लिखा गया, किसी भी उत्पाद को बनाने में जिस भी तरीके से पैसा आपने खर्च किया, अगर आपने सबको उसमें ऐड कर लिया है, हर एक चीज को ऐड कर लिया है, उस बात के लिए यूज किया जाता है ग्रॉस, यानी कि संपूर्ण, यानी कि सकल, ठीक है। और अगर उसने सामने वर्ड यूज कर लिया डोमेस्टिक, ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब समझ में आ गया कि बिस्कुट बनाने में आपने जो भी पैसा खर्च किया, चाहे जिस भी तरीके से पैसा खर्च किया, अगर आपने हर एक चीज को उसमें ऐड कर लिया, आपने उसमें से जो मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का रेट अलग था लेकिन कहीं पे टूट फूट गया, कोई चीज डिफेक्ट आ गया और आपने उसको फिर रिपेयर करवाया और रिपेयर का भी पैसा उसमें ऐड कर लिया, तो फिर वो कहलाएगा ग्रॉस। और अगर आपने मेंटेनेंस का पैसा ऐड नहीं किया तो वो कुछ और कहलाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अभी उस पर भी आएंगे, धीरे धीरे सारा टर्म समझेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब हो गया संपूर्ण, मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया उसमें जितना भी पैसा लगा, जिस भी तरीके से लगा, आपने सबको ऐड कर लिया। अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक क्या है। देखिए हमारी जो बाउंड्री होती है दो होती है, एक होती है पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है, जैसे कि हमारे जो मैप में हम देखते हैं, ठीक है, और एक होता है डोमेस्टिक बाउंड्री, इसको इकोनॉमिक बाउंड्री भी बोलते हैं, आर्थिक सीमा, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक बाउंड्री। तो अब जरा एक काम करते हैं, हम समझ ही लेते हैं कि ये डोमेस्टिक बाउंड्री है क्या। तो ध्यान रखना, जो डोमेस्टिक बाउंड्री होती है उस पे जो भी प्रोडक्ट बनता है, यहां पे ये नहीं देखा जाता है कि कौन बना रहे हैं, इस पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं होता है। कहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहां पे वो प्रोडक्ट बन रहा है, वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया की एक एम्बेसी है जो कि अमेरिका में काम करती है, ठीक है, तो जमीन तो अमेरिका का है लेकिन वो एम्बेसी किसकी है, इंडिया की है, ठीक है। वहां पे जितनी सारी मशीनरी काम कर रही है वो सब के सब किस लिए काम कर रही है, इंडिया के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो वो अगर देखा जाए तो हमारे नेशनल बाउंड्री के अंदर तो नहीं आएगा लेकिन डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जो भी सारा काम किया जा रहा है वो इंडिया के लिए किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब मान लीजिए इंडिया का कहीं पे कोई सैनिक अड्डा है जो कि किसी दूसरे आइलैंड पे है या फिर किसी दूसरे देश में, होता है ना आर्मी बेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कहूँ तो नाम भी लिखते हुए चलो, जैसे आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए एम्बेसी होती है, एम्बेसी, एम्बेसी बोलते हैं जी, लेकिन एम्बेसी लिख रहा हूं, थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। या फिर जो सैन्य अड्डा होता है, आर्मी कैंप, सैन्य अड्डा, ये चाहे दूसरे देश में क्यों ना हो। अब ऐसा तो नहीं कि अगर इंडिया का आर्मी का बेस है तो दूसरे देश में, तो दूसरे देश वाले उस पर अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे,
सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी यहाँ पे कुछ भी होगा काम, तो वो इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री कहलाएगी ये डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर आएगी। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी बन रहा हो, ठीक है, वो इंडिया के जीडीपी में आएगा। जब हम बात करेंगे ग्रॉस की, ठीक है, ग्रॉस का मतलब संपूर्ण, तो वो इंडिया में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि जब हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं इंडिया का, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, तो इसके आसपास क्या है, यहाँ पे ये समुद्री 200 नॉटिकल माइल ये समुद्री क्षेत्र भी है, भारत का अधिकार है इस पे, ईजेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको रिसोर्सेज मिलेंगे इंडिया का अधिकार है, तो ये भी आपका किसके अंदर आएगा, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर आएगा। मान लीजिए कोई ऐसी जहाज है जो इंडिया से उड़ती है और अमेरिका में जा रही है, ठीक है, अमेरिका से भी उड़ती है और इंडिया में भी आ रही है, तो इंडिया का जो फ्लाइट है वो भले से अमेरिका में जा रहा है, ठीक है, जब जीडीपी की बात की जाएगी तो इंडिया वाला फ्लाइट इंडिया में कंसीडर किया जाएगा और अमेरिका वाला फ्लाइट अमेरिका में कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही अगर अमेरिका का कोई एम्बेसी इंडिया में है तो ध्यान रखना वो इंडिया के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के अंडर में काम कर रहा है पूरा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये पर ध्यान रखना है, यहाँ पे बाउंड्री का मतलब ये होता है कि जो वो काम किया जा रहा है पूरा मशीनरी, कौन लोग काम कर रहे हैं इस पे बात नहीं करते हम, ठीक है, वो पूरी मशीनरी किसके लिए काम कर रही है इस पे बात होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से कैसे फंसाता है, आपसे कोई इंटरनेशनल, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम इसकी बात कर ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ WHO, इसके कुछ ऑफिस इंडिया में भी होंगे, ठीक है, वो किस में कंसीडर किए जाएंगे? तो ध्यान रखना जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री में नहीं आते। ठीक है, यानी WHO अगर पूछे इसका ऑफिस इंडिया के डोमेस्टिक बाउंड्री में आएगा तो नहीं, क्या अमेरिका के डोमेस्टिक बाउंड्री में आएगा? तो आंसर है नहीं। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो किसी भी के भी डोमेस्टिक बाउंड्री में नहीं आते। बात समझ आ गई? तो पॉलिटिकल बाउंड्री और डोमेस्टिक बाउंड्री में अंतर समझ में आ रहा है ना? पॉलिटिकल का मतलब ये सिंपल सा जो मैप दिख रहा है, डोमेस्टिक का मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पे ऑल ओवर कंट्रोल किसका है, ठीक है, उस पे पॉलिसी मेकर कौन है इस पे निर्भर करता है। तो अगर इंडिया में है, अमेरिका की कोई एप्पल की कंपनी है जिसपे अमेरिका का पूरा अधिकार है, मान लेते हैं, सिचुएशन देते हैं, ठीक है, अब उसको किस में कंसीडर किया जाएगा? अभी तक हमें हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, एम्बेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी कंपनी जो अमेरिका की है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रही है तो उसका प्रोडक्ट इंडिया में ही बिकेगा। है तो अमेरिकन कंपनी लेकिन बिकेगा इंडिया में, सब कुछ इंडिया में होगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए, यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, हम नेशनैलिटी की बात नहीं कर रहे, तो दिमाग में ये नहीं लेकर आना है कि अमेरिका वाले हैं तो इंडिया में कैसे कंसीडर होगा। हमें नेशनैलिटी से फर्क नहीं पड़ता, ऑल ओवर किसका फायदा हो रहा है इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो अगर अमेरिकन कंपनी है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो इंडिया के जीडीपी में वो काउंट होगा। लेकिन कोई इंडियन कंपनी है, कोई कारबार कंपनी मान लीजिए, और दूसरे देश में कहीं पे अपना बिजनेस फैलाई है, प्रोडक्शन का काम दूसरी कंट्री में कर रही है, तो उसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो अब डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर चला गया है, उसका जो भी प्रोडक्शन है वो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, इंडिया को बेनिफिट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि डोमेस्टिक बाउंड्री का कितना महत्व है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग ग्रॉस का मतलब समझ गए, जिसमें सब कुछ ऐड किया जाता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू क्या होता है ये समझ गए। प्रोडक्ट तो सब समझते हैं कि एक उत्पाद होता है, वो एक सुई भी हो सकती है, एक साइकिल भी हो सकती है, एक कार भी हो सकती है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट कुछ खाने पीने का भी सामान हो सकता है, कोई दवाई हो सकती है। ठीक है, तो जितनी सारी चीजें होती हैं सब के सब क्या कहलाती हैं? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में कितना ग्रोथ हो रहा है
वही हम जीडीपी के टर्म में बताते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हमने देखिए यहाँ पे ये नेशनल बाउंड्री लिख रखा है, राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, और ये इकोनॉमिक बाउंड्री यानी कि डोमेस्टिक बाउंड्री जिसको मैंने बोला। ठीक है, तो डोमेस्टिक बाउंड्री जैसे मैंने यहाँ पे सब समझा दिया था, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स में। अब आते हैं थोड़ा सा अगले स्लाइड पे और थोड़ा और इसको डीप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सकल ग्रॉस मैंने बता दिया था ना कि ये क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है। अब नेट समझ लेते हैं, नेट क्या होता है। ठीक है, अब एक बार फिर से बता दे रहा हूं। मैंने मान लेते हैं एक बाइक लिया, एक सिंपल सा एग्जांपल है बाइक का। ठीक है, बाइक का जो दाम था वो था मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीज था। हो गया जी, शायद अब हो गया। एक मिनट, बस इसको हटाना चाह रहा था लेकिन ज्यादा हट गया। ठीक है, चलो क्या हो रहा है, फिर से पूरा लिख दे रहा हूं। 1 लाख है, ये लो। ठीक है, ये 1 लाख है, ये बाइक का प्राइस है। इसमें आपने कुछ खर्च कर दिया, मान लीजिए कुछ आपने मॉडिफिकेशन करवाया या फिर कुछ मेंटेनेंस करवाया, तो मैं बोलता हूं मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस मान लेते हैं, मेंटेनेंस मॉडिफिकेशन आप जो भी समझ लो, कुछ भी आपने करवाया, इसमें आपने कर दिया 10,000 रुपया। ठीक है, ये आपने कर दिया 10,000 रुपया। ठीक है, ये आपने कुछ हो सकता है टायर खराब रहा हो सकता है कोई चीज आपको उसमें ऐसी डिजाइन पसंद ना रही जिसको आप हटवा दिया, या फिर कुछ टूट गई हो आपके उसमें, क्योंकि समय के साथ बदलती रहती है चीजें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने कोई सामान टूट गया था, जनरली यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम उसको बोलते हैं डैमेज होना। ठीक है, तो कोई चीज आपका उस बाइक में कुछ डैमेज हो गया था, उसके लिए आपने क्या लगा दिया, 10,000 रुपया और लगा दिया। अब अगर देखा जाए तो टोटल कितना हो गया, तो अब यहां पे टोटल देखा जाए तो हो गया ये 1 लाख और साथ में हो गया, अरे जी क्या कर दिया मैं, कुछ ज्यादा हो गया ना, थोड़ा सा कम करते हैं जी, 0। इस वाले 0 की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मैंने लगा दिया। बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर दिया ना, गलती कर दिया था, छोटा सा पाप नहीं किया था। ठीक है, तो ये हो गया 1,10,000। जो ये टोटल आया है जिसमें हमने सारी चीजें ऐड कर ली हैं, हो सकता है अगर इसमें मैं टैक्स भी ऐड कर लेता, अगर गवर्नमेंट से बोल देता कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स ले रही है, उसको भी इसमें ऐड कर देता, तो हो सकता है वो 1,15,000 20,000 हो जाता। ठीक है, तो इस टोटल को ही बोला जाता है ग्रॉस, यानी कि बोला जाता है इसको क्या, सकल, यानी कि क्या बोला जाता है जी, इसको संपूर्ण बोला जाता है। ठीक है, इसी को, क्योंकि इसमें आपने सारे पैसे ऐड कर लिए हैं, इसके प्रोडक्शन में, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सब कुछ ऐड है। नेट किसको बोलते हैं, अगर यही 10,000 जो मैंने मेंटेनेंस के लिए यूज किया था, ध्यान रखना इस मेंटेनेंस को यहां पे बोलते हैं टूट फूट, जो हम टूटने फूटने पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं जी, डेप्रिसिएशन। ठीक है, टूट फूट, या फिर एक सिंपल सा वर्ड लिख दे रहे हैं घिसावट। कहीं इकोनॉमिक्स में अगर घिसावट लिखा मिल जाए तो समझ जाना वो मेंटेनेंस में लगे पैसे की बात कर रहा है, टूट फूट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो घिसावट में पैसा ऐड किया, जैसे ये मेंटेनेंस में लगा था 10,000 ना, ये वाला पैसा अगर हमने हटा दिया, किसमें से, ग्रॉस वाले में से, टोटल में से अगर हमने ये मेंटेनेंस का पैसा हटा दिया, फिर जो बचेगा वो कहलाएगा नेट कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि नेट का मतलब क्या होता है, टोटल माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब जो हमने मेंटेनेंस का पैसा खर्च किया है। तो अगर यहां से मैं नेट पूछता तो 1 लाख ही आता जो इनिशियल था। ठीक है, टोटल हमने पूछ लिया, तो फिर मैंने मेंटेनेंस का पैसा उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अब आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि सकल किसको बोलते हैं और नेट किसको बोलते हैं, यानी कि संपूर्ण क्या होता है और शुद्ध क्या होता है। तो हमेशा ध्यान इतना रखना, सकल का मतलब सब कुछ ऐड किया गया है,
नेट का मतलब उसमें से जो घिसावट वाला पैसा है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन वाला पैसा है वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर इतनी बातें आप समझ पा रहे हो तो अब देखिए जीडीपी आप लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा, जीडीपी समझना और जीएनपी समझना। ठीक है, घरेलू हमने समझा दिया था। जब नेशनल की बात की जाएगी, नेशनैलिटी की बात की जाएगी, ध्यान रखना, जब नेशनैलिटी की बात की जाएगी तो वहां पे देखा जाएगा जो सिटीजन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब किस कंट्री का उनके पास पासपोर्ट है, वो इंडिया में काम कर रहे हैं या फिर बाहर काम कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तब फर्क ये पड़ेगा कि उनके पास पासपोर्ट किस देश का है। ठीक है, किसमें, जब हम नेशनल की बात करेंगे, और जब डोमेस्टिक की बात करेंगे तो बाउंड्री देखा जाएगा, डोमेस्टिक बाउंड्री, तब वहां पे पासपोर्ट नहीं देखा जाएगा। यानी कि इस वाले में पासपोर्ट नहीं देखा जाता, सिर्फ देखा जा रहा है कि कहां पे हो रहा है, और इस वाले में क्या देखा जा रहा है, पासपोर्ट देखा जा रहा है। ठीक है, तो मैं पासपोर्ट मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि पासपोर्ट दिखाओ फिर पता करेंगे, ऐसा नहीं होता है, बस समझने के लिए समझना है कि इसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें पड़ती है पासपोर्ट की जरूरत, मतलब देखने के लिए, तभी ना पहचानेंगे कि इंडिया वाले कर रहे हैं या फिर अमेरिका वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फिर से जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस का मतलब संपूर्ण और डोमेस्टिक का मतलब मैंने बता दिया कि घरेलू सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्ट बना, वो चाहे इंडिया वालों के द्वारा बना या फिर अमेरिका वालों के द्वारा बना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। दूसरा होता है जीएनपी। ठीक है, तो मैं एक्चुअली में क्लास करता, लेकिन दूसरे सर की क्लास शुरू होने वाली है, सर बोल रहे हैं कि हमको क्लास करनी है। ठीक है, तो दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। तो अब आप लोग इसके आगे मैं आप लोग को कल कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, और मुझे लगता है जो बेसिक टर्म्स थे वो आप लोग समझ गए हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसको मैं कल आप लोग को, ये अब ये डायरेक्ट हमको अब यही समझना है कि जीडीपी, जीएनपी और जो एक एनडीपी है और साथ में एनएनपी है। ठीक है, अब आप लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अभी आज इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को बाय बाय, जय हिंद।